महिदपुर नगर के प्रतिष्ठित बिजनेसमैन संदीप चोपड़ा ने मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम में एमपी खुलासा से बातचीत की, जिसमें उन्होंने नगर में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के बारे में बताया। जब एमपी खुलासा ने उनसे पूछा कि कई लोगों द्वारा आपको भू माफिया कहा जाता है, इस पर बिजनेसमैन संदीप चोपड़ा ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमपी खुलासा द विज़न ऑफ एमपी। आज हम एक स्पेशल विषय पर एक महत्वपूर्ण के नामी ग्रामी प्रतिष्ठित व्यक्ति संदीप जी चोपड़ा से चर्चा करने के लिए आए हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे नगर की क्षेत्र की जनता के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो लोगों के लिए बहुत फ़ायदे के काम किए हैं उन्होंने। इसी विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। संदीप जी की कहानी, संदीप जी की जुबानी। संदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके द्वारा नगर में जानकारी के अनुसार ये लगा है कि काफ़ी समय पहले जो कुछ बीमारियाँ आई थी गंभीर, उस समय आपके द्वारा यहाँ पे कुछ कार्य किए गए थे, तो बताएंगे आप क्या क्या कार्य किए थे आपने? देखिए, जब चिकनगुनिया एक महामारी का रूप ले चुका था, उस समय हमने चिकनगुनिया में नई दुनिया की टीम के साथ 8 दिन का निःशुल्क शिविर लगाया था, जिसके अंदर फल, इलाज तथा मेडिसिन सभी निःशुल्क उपलब्ध कराई थी। और महतपुर की जनता को याद होगा कि पूरी जैन धर्मशाला के सामने दोनों ही भवन को हमने अस्पताल में तब्दील कर दिया था और हज़ारों की संख्या में वहाँ पर रोज़ लोगों का इलाज किया गया। रोज़ उज्जैन से आरडी गाड़ी से टीम आती थी, डॉक्टरों की टीम आकर के उनका इलाज किया गया और उसका पूरा व्यय हमारी संस्था से उठाया गया था। जी, जैसा कि बताया कि इन्होंने जो चिकनगुनिया की जो गंभीर बीमारी आई थी उसमें इन्होंने पूरी तरीके से सहयोग किया। एक जानकारी के अनुसार ये भी लग रहा है कि एक पीलिया के टाइम पे भी कुछ आपने कुछ हेल्प की थी लोगों की। हाँ, पोलियो एक बीमारी थी, उसके अंदर उज्जैन के रोटरी क्लब के माध्यम से हमने यहाँ डॉक्टर आदिनारायण राव को बुला करके और पोलियो वालों के ऑपरेशन करवाए थे। वो भी निःशुल्क शिविर था, हमारी संस्था के माध्यम से था और हमने वो भी निःशुल्क चलाया था। कोविड के अंदर भी हम लोगों ने यहाँ पर जितना हमसे बन सका, जितनी ईश्वर ने हमको क्षमता दी, उस क्षमता के अनुसार कार्य किया। लोगों को सभी लोगों ने कार्य किया और मानवता के नाते एक सक्षम व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। जो मैंने किया, आप पूछ रहे हो इसलिए बता रहा हूँ, अन्यथा ये जो कार्य है ये मानवता के लिए एक व्यक्ति को करना ही चाहिए। जी जी, जैसा कि संदीप जी ने बताया है कि मानवता के नाते जो कार्य किए हैं वो बताने नहीं चाहिए, लेकिन पूछ रहे हैं क्योंकि जानकारी ये है संदीप जी की, कम से कम लोगों तक ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ छवि खराब करने वाली बातें भी होती है आपकी। उस विषय पर अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो ये जो आपने बीमारी से लेके लोगों तक के किया, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके द्वारा कोई यहाँ पे धार्मिक कार्यों में कोई ज़मीन दान दी गई हो या धार्मिक कार्यों में आपने कोई सहयोग किया हो, तो कृपया वो भी बताएं आप। देखिए, आप जो पूछ रहे हैं ये सारी चीज़ें व्यक्ति को अपने जीवन में करना ही चाहिए, धर्म का उपार्जन भी करना चाहिए। मुझे बोलने में शर्म आ रही है, परंतु चूँकि आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। झाड़ा के हनुमान मंदिर में आवश्यकता अनुसार भूमि जो बन सकी वो दी। बैजनाथ के मंदिर में जो नंदी जी लगे हुए हैं वो आज से 30 साल पहले प्रतिष्ठा करवा चांदी का छत्र और भगवान को चांदी का मुकुट और हार चढ़वाया। घोड़ा पछाड़ मंदिर के ऊपर चांदी का छत्र महतपुर में जुलूस के साथ परिवार द्वारा जाकर के वहाँ चढ़ाया गया। अप्सरा डागीज के अंदर 1 लाख रुपए नगद और कुछ ज़मीन राठौड़ समाज को उनके सुपुर्द करी, वो भी सार्वजनिक कार्यक्रम के अंदर करी कि भाई उसकी वो देख रेख मंदिर की भी करें और ज़मीन भी दी। किला मंदिर के अंदर भी जीर्णोद्धार का कार्यक्रम हुआ, तो वहाँ पर जीर्णोद्धार प्रारंभ करने का काम भी हमारे पिताजी के कमलों से ही हुआ। और भी दूसरे मंदिरों में पर मुझे बोलने में शर्म इसलिए आती है कि अपने जो दादावाड़ी महतपुर की है, पर इसलिए क्या है कि ये सब कार्य तो व्यक्ति को अपने जीवन में करना ही चाहिए। ईश्वर ने अगर सक्षमता दी है तो इन सब कार्यों को बिना बताए करना चाहिए, उसी का प्रतिफल अपने को मिलता रहता है। जी, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि संदीप जी जो यहाँ पर हैं महतपुर के निवासी हैं और ये शुरू से धार्मिक कार्यों में भी जुड़े रहे हैं। अच्छा, मैं संदीप जी आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि यहाँ की जनता और कुछ लोगों का ये कहना है कि आपको एक नाम दिया गया है यहाँ पर,
जिसे भू माफिया के नाम से बोला जाता है। मतलब जहाँ पे ये चर्चा होती है कि संदीप चोपड़ा जो है एक भू माफिया है। आखिर ये क्या मामला है कि आखिर भू माफिया आपको क्यों बोला जाता है? लोगों का ये भी कहना है कि संदीप चोपड़ा जो है लोगों की ज़मीनों को गलत तरीके से हड़प लेता है और हड़पने के बाद फिर उस पर कब्जा कर लेता है। कि ये बात कितनी सही है, ये हम आज आपकी कहानी आप ही की जुबानी सुनना चाहेंगे। देखिए, उसके पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था, मैंने पॉलिटेक्निक किया, बीएससी की, एलएलबी भी करा है। थर्ड ईयर में मेरा एक सब्जेक्ट रह गया और मैंने फिर अपना जो मेरे पिताजी भी वकील है, राजनीति में थे, परंतु मैंने हमारे जो शिक्षक थे हायर सेकेंडरी लेवल में, वो कहते थे अगर आपकी शिक्षा अच्छी है तो आप स्वयं कमा करके 10 लोगों को रोज़गार देना, ये देश की सेवा होती है। तो वो बात मेरे दिमाग से आज तक नहीं हटी और मैंने भी अपने बच्चों को ही बोला कि अगर अपन जितना कर सकें, उनका ऐसा कहना था कि अगर आप सक्षम हो और अगर 5 लोग रोज़गार नहीं लेकर के, डिग्री लेकर के आप नौकरी के लिए तलाश करते हो, तो इससे आपकी शिक्षा जो है ये देश पे भार बन जाती है और किसी दूसरे का हक आप मारते हो। आपने अगर किसी 10 लोगों को शिक्षा आपने ग्रहण करके 10 लोगों को रोज़गार दे दिया, तो वो इनडायरेक्टली आपको देश के उत्थान में आपका योगदान कहलाएगा। ये हमारे शिक्षक हमको हायर सेकेंडरी में पढ़ाते थे। उन्होंने कूट कूट के अंदर भावना भरी है। मेरे परिवार के सब लोग मेरे व्यापार के खिलाफ थे, फिर भी मैंने व्यापार का ही रास्ता चुना कि मैंने सोचा कि अगर मैं वास्तव में अगर 5-10 लोगों को कहीं मेरे से जोड़ करके और आगे बढ़े तो ये देश सेवा होगी। तो और हाँ, बताइए। आपके प्रश्न के पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग मुझे जब सीट का काम करता था तब भी माफिया बोलते थे, जो भी काम करता हूँ माफिया बोलते हैं। चूँकि मेरा काम करने का तरीका, महतपुर में मैंने बीज के माध्यम से एक इंडस्ट्री दी थी जहाँ 500 लोगों को रोज़गार प्राप्त था और आसपास के किसानों से आप तलाश कर लीजिए, कभी कोई बीज की शिकायत नहीं आई। लोग खुश थे। उनके लिए खाद की व्यवस्था करना, बीज की व्यवस्था करना, और माल अगर मंडी में नहीं तुलता है या उनको पैसे की आवश्यकता होती है तो हमारे गोडाउन पे माल तोड़कर 50% उनको भुगतान कर दिया जाता था। तो एक व्यवस्था बन गई थी ये, जो किसानों की व्यवस्था एक सुचारू रूप से चल रही थी। लेकिन राजनीति ने उस व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया। चूँकि कोई भी व्यक्ति काम करेगा, ऊंचाई पे पहुंचेगा तो उसका नाम भी होगा, लोगों में पहचान बनेगी। तो जो लोग बिना कुछ करे अपने को ओहदे में पाना चाहते हैं या अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताना चाहते हैं, उनकी जलन की वजह से ये सारी समस्याएं होती है। और जब मैं सीट का जो इंसिडेंट मेरा हुआ, एक दुर्घटना थी मेरे लिए वो, उसके बाद मैंने अपने आप को फिर से खड़ा किया और काम किया। मैंने महिदपुर में, आप किसी से भी पूछ लें, इंदौर में पूछ लें, भोपाल में पूछ लें, जी जनार्दन साहब जब मैं उज्जैन के एसपी साहब थे, महिदपुर में प्रजापति साहब डीएसपी साहब थे, और प्रेमचंद जी गुड्डू शायद उस समय यहाँ के सांसद होंगे या जो भी या चुनाव लड़े होंगे या जीते हारे होंगे। उस समय यहाँ हायर सेकेंडरी ग्राउंड पर प्रदेश स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिताएं करवाई, जिसके अंदर 3 ग्राउंड रोज चलते थे। महिदपुर के हर गांव से 2 टीमें थी। बच्चों को खेल का प्रोत्साहन मिले उसके लिए हर गांव में 2 किट फ्री दिए गए और किसी भी टीम की एंट्री फीस नहीं थी, मात्र 1 रुपया थी और हर टीम को 2 किट थी और अच्छे पुरस्कार दिए गए। जब भोपाल की और इंदौर की टीम के बीच में फाइनल हुआ था ग्राउंड के ऊपर, और हज़ारों की संख्या में लोगों ने उसको देखा। उज्जैन के प्रेम नारायण जी शर्मा जो शरीर स्वस्थाओं का पूरा कार्य देखते हैं, उनकी देखरेख में गर्ल्स हायर सेकेंडरी के अंदर शरीर स्वस्थाओं का कार्यक्रम करवाया प्रदेश स्तरीय। डॉक्टर राजा बुंदेला और उज्जैन की सोनी मेहर, जब वो उज्जैन की नगर जो निगम है उनकी अध्यक्ष थी, उनकी अध्यक्षता और मुख्य आतिथ्य में मेले के अंदर हमने प्रदेश स्तरीय क्रिकेट कबड्डी प्रतियोगिताएं करवाई। तो ऐसे कई कार्य करवाए जो जनता, विद्यार्थियों के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए, उनके उत्थान के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन उसके बाद जनता जो है उनके मन का कुछ कह नहीं सकता और मैं इन चीज़ों का प्रचार में विश्वास नहीं रखता हूँ और मैंने इन चीज़ों का भी प्रचार भी नहीं किया कि मैंने क्या करवाया है। जी, जैसे कि अपन चर्चा में थोड़ा सा अपन रास्ते से और भटक गए। मेरा मुख्य प्रश्न ये था कि लोगों ने आपको भू माफिया का जो दर्जा दिया है, क्या वो कहाँ तक सही है? क्या वो आपको ऐसा भू माफिया क्यों बोलते हैं, ये बताइए सबसे पहले तो। देखिए, पहले बीज माफिया बोलते थे, फिर शिक्षा माफिया बोलते थे, कई कुछ बोलते हैं।
वो माफिया का जो मतलब होता है, माफिया का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को दादागिरी से करना। मैंने अपने जीवन में अपने स्वयं के अर्थ से अर्जित संपत्ति ही क्रय की है, और किसी व्यक्ति ने मेरी दुकान पे आकर संपत्ति बेचकर पारितोषिक लेकर रजिस्ट्री करी, तो रजिस्ट्री करवा करके संपत्ति पे वैधानिक अधिकार प्राप्त करने के बाद जब मैं ज़मीन पे जाता हूँ तो निस्वार्थ उस पर मेरा, निसंदेह उस पर मेरा कब्जा होना चाहिए, क्योंकि मैंने उसको क्रय किए और मैंने ऐसी कोई संपत्ति मेरे पास नहीं है जिस पे मैंने कब्जा करके ली हो। अगर आपको भी मैं चैलेंज देता हूँ, मेरा खुला चैलेंज है कि मेरे पास ऐसी कोई संपत्ति हो जिस पे मैंने कब्जा कर रखा हो, कोई शासकीय ज़मीन दबा रखी हो, आप मुझे बताएं, मैं तत्काल छोड़ूंगा। अब माफिया कहने का तो मतलब लोगों का ये है कि चूँकि मैं महत्वपुर में संपत्ति और कॉलोनी का काम करता था और करता हूँ, उससे कई लोगों को फ़ायदा भी, काफ़ी फ़ायदा पहुँचा है। महत्वपुर में संपत्ति के रेट भी अच्छे बढ़े हैं, लोगों को एक व्यापार की एक नई दिशा मिली है यहाँ पर, और लोगों ने खूब पैसा कमाया है। लेकिन चूँकि जो लोग जलन की भावना रखते हैं या जो लोग जीवन में कुछ कर नहीं सकते हैं, वो लोग इसका गलत मतलब लगा करके माफिया के रूप में बदनाम करते हैं। अभी आपको एक लेटेस्ट बताता हूँ, मैं प्रकरण न्यायालय में चल रहा है, मेरे द्वारा रजिस्ट्री कराई गई है उसके अंदर, लेकिन मेरा कब्जा है। उस ज़मीन पे जाकर के दूसरे लोग जब जाकर के कब्जा करेंगे तो स्वाभाविक है, मेरा अधिकार है, मेरा नामांतरण है, मेरी रजिस्ट्री है, तो मैं उस ज़मीन का हक क्यों छोड़ूंगा। बिल्कुल सही बात है। और मेरा आप एक और सुनिए कि जिस ज़मीन को मैंने क्रय किया, रजिस्ट्री करवाई और नामांतरण करवाया है, उस ज़मीन पे मैं हक किस कानून के तहत छोड़ूं, ये आप बता दे तो मैं छोड़ दूंगा। बिल्कुल, जैसा कि संदीप जी ने खोल के सभी को चैलेंज दिया है यहाँ पर कि अगर ऐसी कोई ज़मीन हो, ऐसी कोई संपत्ति हो जिसके ऊपर मेरे द्वारा गलत तरीके से कब्जा अगर किया गया तो आप मुझे बताइए, मैं उसे तुरंत छोड़ दूंगा। अच्छा संदीप जी, एक आखिरी बात मैं और जानना चाहूँगा कि यहाँ के जो विद्यार्थियों के लिए आपने एक स्कूल भी खोला है, तो वहाँ पे जानकारी ये लगती है कि वहाँ पे आप बहुत कम शुल्क पे बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करवाते हैं, तो थोड़ा सा जानकारी वो भी दे। क्या नाम है आपके? एक CBSE स्कूल, चूँकि महत्वपुर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मैंने महत्वपुर में एक जिनदत्ता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के नाम से एक विद्यालय चालू कर रखा है, जिसमें महत्वपुर के प्रतिष्ठित लोग जुड़े हुए हैं उस संस्था के अंदर। आज वहाँ पर 850-900 बच्चे हमारे पास शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहाँ पर बच्चों को खेल की सारी सुविधाएं हैं, इंडोर गेम में टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्केटिंग जैसे गेम हैं, आउटडोर गेम भी हैं। हर साल बच्चों को वार्षिक उत्सव और सांस्कृतिक गतिविधियाँ कराई जाती है और अच्छे लेवल की शिक्षा दी जाती है। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, CBSE स्कूल है। जब से स्कूल विद्यालय प्रारंभ हुआ 100% रिजल्ट रहा है और हाईएस्ट रिजल्ट भी हमारा ही स्कूल दे रहा है महत्वपुर के अंदर। और शिक्षा का हमारा शुल्क बहुत नॉमिनल, 8वीं तक की हमारी फीस मात्र 18 से 20 हज़ार के बीच होगी, जिसके अंदर बस फीस भी हमारी आ गई है। तो संस्था स्कूल चला रही है, वो महत्वपुर के क्षेत्र के बच्चों के विकास के लिए विद्यालय चलाया जा रहा है। और महत्वपुर में बच्चा जब इंदौर जाके शिक्षा अच्छे स्कूल में लेता है तो उसको 4 से 5 लाख का खर्च आता है। तो हमारा एक सोच था कि बच्चों को, महत्वपुर के बच्चों को बहुत अच्छे माहौल के अंदर शिक्षा दी जाए, अच्छा ग्राउंड हो, अच्छी बिल्डिंग हो, अच्छा फर्नीचर हो, पीने के पानी RO का हो, बहुत सारा बड़ा ग्राउंड खेलने के लिए हो, खेल के शिक्षक हो, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था स्कूल में मैंने करी है। और जब बच्चे खेलते हैं तो मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है कि ये बच्चे खेल रहे हो, अपना बचपन याद आता है उसमें। जैसा कि आपने संदीप जी की कहानी, संदीप जी की जुबानी सुनी, जिसमें आपको सब तरीके से पता लगा है कि उन्होंने किस किस तरीके से किस किस क्षेत्र में अपना कितना योगदान दिया, यहाँ तक कि उन्होंने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी अच्छा योगदान दिया है। इसी के साथ MP खुलासा से लोकेंद्र सूर्यवंशी की खास खबर।